आज हम लोग मांग के मूल्य लोच ये मापने की विधियों का अध्ययन करेंगे। मांग की लोच को मापने के लिए कई तरह की विधियों का प्रयोग किया जाता है और आज हम उन्हीं का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे जो पहली विधि है उसे हम लोग कहते हैं कुल व्यय विधि, टोटल आउटले मेथड। ये विधि मार्शल द्वारा विकसित की गई और एक तरह से मोटा अनुमान लगाती है ये मांग की लोच का। केवल ये अनुमान लगाती है कि मांग की लोच एक से कम है, एक से ज़्यादा है या एक के बराबर है। ये नहीं बता पाती है विधि कि मांग की लोच कितनी है, मतलब जैसे एक से कम है तो कितनी है, 0.5, 0.4 ऐसे, इसका निर्धारण ये नहीं कर पाती। इसी तरह एक से ज़्यादा कितनी है इसका निर्धारण नहीं होता। तो इस तरह से एक तरह से ये मोटा अनुमान लगाती है और इसमें कुल व्यय के आधार पर मांग की लोच को बताने का प्रयास किया जाता है। जैसे हम कहेंगे कि अगर मूल्य में परिवर्तन हो, चाहे घटे चाहे बढ़े, और उसके कारण उपभोक्ता के कुल व्यय में कोई परिवर्तन न हो, वो स्थिर रहे, जितना पहले था उतने रहे, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। यदि मूल्य में परिवर्तन के कारण कुल व्यय में वृद्धि हो जाती है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, और अगर कुल व्यय में कमी हो जाती है मूल्य में परिवर्तन के कारण तो मांग की लोच इकाई से कम होती है। तो इस तरह से कुल व्यय के आधार पर हम देखेंगे कि जब मूल्य इतना था तो कुल व्यय कितना था, जब मूल्य इतना है हो गया तो कुल व्यय कितना हो गया। यदि वो पहले से बराबर है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी, पहले से बढ़ जाता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, पहले से घट जाता है तो मांग की लोच जो है वो एक के बराबर होगी। तो यह केवल एक मोटा अनुमान लगाती है। सामान्य तौर पर इस विधि का हम प्रयोग नहीं करते हैं। और जो सबसे प्रमुख विधि है ये दूसरी वाली है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड। हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनेट मेथड को ही जब प्रतिशत में बदल देते हैं तो परसेंटेज विधि बन जाती है। तो ये आनुपातिक विधि है और जब हम इसको प्रतिशत में बदलते हैं तो इसको हम प्रतिशत विधि कहते हैं। तो दोनों एक ही हैं। इस विधि में हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, ये है ईडी, जिसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच कितनी होगी, मांग में आनुपातिक परिवर्तन को हम भाग दे देंगे मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन को। आनुपातिक परिवर्तन कैसे निकालेंगे, ऐसे मांग में जितना परिवर्तन हुआ है वो और उसको भाग देते पहले मांग कितनी थी। मतलब जैसे ये हुआ मांग में आनुपातिक परिवर्तन और ये है मांग में आनुपातिक, जैसे हमने कहा डेल्टा डी, ये मांग में आनुपातिक परिवर्तन है। मांग में परिवर्तन डेल्टा जो परिवर्तन को बताता है, और D1 जो है ये पहले वाली मांग है। इसी तरह मूल्य में परिवर्तन है डेल्टा पी और पहले वाला मूल्य है P1। यहाँ ये भाग का चित्र है, जिसको जब हम हल करेंगे तो ये गुणे होगा और ये राशि उलट जाएगी। P1 ऊपर डेल्टा पी नीचे, ये हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन D1 गुणे P1 बटा डेल्टा पी। हम सुविधा के लिए एक जैसा लगा इस नाते ऐसा भी कर सकते हैं कि इस डेल्टा पी को यहाँ लिख दें, इस D1 को यहाँ लिख दें, बात एक ही, कोई अंतर नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणे के लिए ये पॉइंट लगा दिया, थोड़ा सुंदर लगेगा। और इस नाते ये मांग की लोच का ये सूत्र यहाँ लिखा है कि डेल्टा डी परिवर्तन को दिखाएगा। अगर डी है तो मूल्य में परिवर्तन मांग में, और अगर पी है डेल्टा पी तो मूल्य में परिवर्तन। और जितना जितना परिवर्तन हुआ है उनको हम
वाले मूल्य और बाद पहले वाले मान को T1 और D1 की जगहों पर टिक देंगे और उसको हल करके निकाल लेंगे मान की यूज कितनी है। देखिए यहाँ मैंने एक उदाहरण लिखा हुआ है, इस उदाहरण से हम मान की यूज को निकाल सकते हैं। इस उदाहरण में हम ये दिखा रहे हैं D1 का मतलब पहले मान की ये इधर हो गया है, ये है D1 और ये है D2। मतलब ये मूल्य है, पहले था 10 और फिर घट के हो गया है 8, और ये मांग है पहले थी 50 और अब बढ़ के हो गई है 65। तो अब हमको अगर उस सूत्र का अपने प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे डेल्टा D। इसका मतलब है कि पहले मांग कितनी थी और बाद में कितनी हो गई, दोनों का अंतर कितना है। तो D1 और D2 का ये अंतर है, और ये अंतर में धन और ऋण चिन्हों का हम ध्यान नहीं रखते हैं। चाहे 50 में से 65 घटाएं तब भी 15 लिखेंगे और 65 में से 50 घटाएं तब भी 15 लिखेंगे। दोनों का डिफरेंस देखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे और धन और ऋण चिन्हों का ध्यान नहीं रखेंगे। ऐसे डेल्टा P में भी करेंगे, P1 और P2 ये चिन्ह लगाते हैं जब धन और ऋण चिन्हों को ध्यान में नहीं रखते, और सीधी लाइन खींचेंगे तो ऋण होगा और धन और ऋण चिन्हों का ध्यान रखेंगे। और P1 देखिए कितना है, पहले वाला मूल्य है 10, और ये देखिए P2 कितना है, ये D1 कितना है 50। पहले की मांग 50 है, पहले का मूल्य 10 है, बदल के 8 हुआ है, ये बदल के 65 हुआ है। तो जो डिफरेंस है डेल्टा D ये है 50 और 65 का अंतर है बराबर 15, और ये डेल्टा P जो है ये 10 और 8 का अंतर है। तो हम अपने पुराने सूत्र को दोहराएं, डेल्टा P डेल्टा D बटा D1 आगे डेल्टा P बटा P1। देखिए डेल्टा D की जगह पर लिखेंगे 15, ये है D1 की जगह पर लिखेंगे 50 और भागे डेल्टा P की जगह पर लिखेंगे 2 और P1 की जगह पर लिखेंगे 10। और जब हल करेंगे तो ये गुणे हो जाएगा 15 बटा 50 गुणे 10 बटा 2, ये उलट के लिख दिया जाएगा। और ये देखें काटेंगे तो 15 गुना 150 और ये 50 गुना 100, और या जैसे भी काटे आप 10 में से 50 कट जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा और 15 ये नीचे 15 बटा 10 ऐसे करके आएगा। और इसको फिर हम हल करके लिख सकते हैं 1.5। ये मान की रोज जो है 1.5 आई। तो ये अनुपातिक, अब देखिए अभी हम जब कुल व्यय की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कुल व्यय विधि में ये नहीं पता चलेगा कितना है, केवल इतना पता चलेगा 1 से कम है 1 से ज्यादा है। लेकिन सबसे बेहतर विधि यही है अनुपातिक विधि, जिसमें हम निकालने पर हमें पता चल गया कि मांग की रोज जो है वो 1.5 है। तो मांग के जो भी आंकड़े हमारे पास रहेंगे इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और मांग की रोज को हम ज्ञात कर सकते हैं। यह है हमारी अनुपातिक विधि और यही सबसे एक्यूरेट मांग की रोज का अनुवर्णन करती है। यहाँ एक बात हम आपको ध्यान दिला दें, यहाँ जब हम मांग की रोज निकाल रहे हैं, देखिए ये है मांग का ये वक्र है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी मांग पहले मूल्य था इतना, अब मूल्य हुआ इतना, और पहले मांग थी इतना, अब मांग हुई इतना। तो कहने मतलब ये देखिए ये एक विशेष से बना के निकालेंगे। ये मतलब हम कहाँ थे, यहाँ थे और यहाँ पहुंचे। ये था P2 अगर लिखें इसको P1 लिखें, इसको D1 या X1 जो भी लिख दें। जब मांग की रोज निकालते हैं तो कहाँ से P1 से P2 आए,
x1 से x2 गए, अर्थात मांग वक्र पर ये देखिए A से लेकर B तक का हिस्सा है जो जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, और अन्य हिस्सों से हमारा कोई मतलब नहीं है। और वक्र अगर इस तरह से हो झुका हुआ जैसे कर्व बना हुआ है, उसका ये जो हिस्सा, जनरली मांग वक्र ऐसे ही होता है, तो उसका ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं, हिंदी में चाप कहते हैं। किसी भी वृत्त का छोटा सा अंश जो होता है उसको चाप कहते हैं, आर्क कहते हैं। और इसका मतलब हुआ मांग वक्र के एक छोटे से खंड पर हम मांग की रोज ज्ञात कर रहे हैं, जहां से मूल्य बढ़ा और जहां गया घटके या बढ़के जैसे भी, तो ये आर्क मेथड कहला सकता है। चाप विधि है ये, मांग के एक खंड पर हम मांग की रोज निकालते हैं। लोग कहते हैं कि जब हम A से B पर जाते हैं तो हमारा प्रारंभिक बिंदु P1 होता है और प्रारंभिक जो मांग है वो x1 होती है। लेकिन जब हम B से A पर जाते हैं तो प्रारंभिक बिंदु P2 हो जाता है और प्रारंभिक मांग जो है वो x2 हो जाती है। हमारे पुराने उदाहरण में देखिए, जैसे ये उदाहरण था, मूल्य है 10 और मांग घट के होगा 8, मांग 50 थी बढ़ के हो गई 65। तो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है तो ये P1 होगा 10 और मूल्य में परिवर्तन हुआ 2, तो डेल्टा P बराबर 2 है, P1 बराबर 10। और जब हम B से A पर जाएंगे तब भी डेल्टा P 2 ही रहेगा और डेल्टा D 15 ही रहेगा, लेकिन प्रारंभिक बिंदु जो है वो 50 की जगह 65 हो जाएगा और 10 की जगह पे 8 हो जाएगा। तो P1 अब 8 हो जाएगा और D1 अब 65 हो जाएगा। तो जाहिर है कि इनके बदलने के नाते मांग की जो रोज निकलेगी वो पहले जैसी नहीं आएगी। जब हम A से B पर जाएंगे तो दूसरी मांग की रोज आएगी और जब B से A पर जाएंगे तो दूसरी मांग की रोज आएगी। तो लोग कहते हैं कि ये तो गलत है, अगर वृत्तखंड एक ही, हमारा चाप एक ही है, मांग की रोज A से B तक ही निकाली जा रही है, तो दोनों को एक आना चाहिए। तो इसे सुधारने के लिए ये राय दी गई या ये कहा जाता है कि हम दोनों के एवरेज को निकाल दें, पहली और दूसरी दोनों को जोड़कर उसका आधा कर दें, तो ये त्रुटि गलत हो जाएगी। तो चाहे A से जाए B पर, चाहे B से जाए A पर, दोनों स्थितियों में मांग की रोज बराबर निकलेगी। तो इसको हम लोग आर्क मेथड कहते हैं। और इस आर्क मेथड में यही हम करते हैं कि प्रारंभिक बिंदु को A से B से पर जाना और B से A पर जाने में दोनों में प्रारंभिक मूल्य को दोनों को जोड़ के उसका आधा, और इसी तरह से मांगों को दोनों को जोड़ के उसका आधा करके इस त्रुटि को हम समाप्त करते हैं। डेल्टा D अपान जहाँ D1 लिख रहे थे वो कहते लिखिए D1 धन D2 और इसको दोनों भाग निकाल कर औसत कर दीजिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो सूत्र को इस प्रकार को बदलते हैं, इतना भागे, फिर लिखेंगे डेल्टा P बटा P1 प्लस P2 बटा 2, मतलब ये एक हिस्सा नीचे का है, P1 P2 जोड़ के उसका आधा कर देंगे, D1 D2 जोड़ के उसका आधा कर देंगे और परिवर्तन जैसे पहले लिखते थे वैसे लिखेंगे। एक विधि ये है जिसको हम चाप मेथड कहते हैं, आर्क विधि कहते हैं। तो दो विधियों का हमने अध्ययन किया मांग की रोज का। एक और हमारे सामने विकल्प है। विकल्प क्या? एक प्रॉब्लम आती कभी कभी, जैसे कभी कभी ये कहा जाता है कि ये मांग वक्र है और मांग वक्र के इस बिंदु पर मांग की रोज निकाली है। ये देखिए, अब हमारे दोनों तरीके फेल हैं। कुल व्यय उस बिंदु पर कोई परिवर्तन दिख ही नहीं रहा है, इस नाते व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इस बिंदु पर कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा है, इस नाते हम ये नहीं कह सकते कि मूल्य पहले कितना था, कितना बदला है, मांग पहले कितनी थी, मांग कितनी हो गई है।
जबकि गणितीय दृष्टि ये है कि कोई भी वक्र जब ये बढ़ रहा है तो देखिए एक ऐसे बिंदु 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 ऐसे बढ़ता है, और सारे बिंदु एक तरफ होते हैं। आप लट्टू जानते होंगे, नचाते हैं बच्चे जमीन पर, और उसको लट्टू को ऐसे नचा दीजिए तो वो जमीन पर नाचता हुआ भागेगा। इसका मतलब कि वो हर बिंदु पर परिवर्तित हो रहा है, हर बिंदु पर परिवर्तित हो रहा है और अपनी जगह से हटता जा रहा है। वैसे ही कोई भी वक्र जब एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है तो हर बिंदु पर बदलता होगा। आप उसे निकाल पाए न निकाल पाए वो गति अलग, वो निकल जाएगा। विज्ञान में, गणित में विधियां हैं, वो निकालेगी। तो इसका मतलब है इस बिंदु पर अगर मान की लोच निकालनी हो तो हमारी आनुपातिक विधि भी असफल हो जाती है और कुल व्यय विधि भी असफल हो जाती है। तब उठता है कि फिर इसको कैसे निकाला जाए। तो ये मेथड अगर निकालने का हम जान जाए, इसको पॉइंट मेथड कहते हैं। बिंदु विधि, इसका मतलब मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच निकालते हैं और हम बताएंगे कि जब मूल्य P1 है तो मांग की लोच कितनी है। इसके निकालने के लिए दो तरह की विधियों का प्रयोग होता है। एक विधि में हम रेखा गणित का सहारा लेते हैं, एक विधि में हम बीज गणित का सहारा लेते हैं। रेखा गणित की जो विधि है वो ये कहती है कि जो विभिन्न मांग वक्र अगर बना है तो जाहिर है कि तमाम इसमें कीमतें होंगी और उससे संबंधित तमाम मांग होगी। जैसे मैं आपको बताऊं, एक सारणी में लिख रहा हूं कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि ये P1 है, ये D1 है, P1 है, P है और D है, मतलब मांग है और मूल्य है। तो अगर मूल्य है मान लीजिए 2 तो मांग है 16। अगर मूल्य हो जाता है 3 तो मांग है 14, हो जाती है 4 तो मांग है 12, हो जाती है 5 तो मांग है 10। इतना ही लिखा। मांग और मूल्य का अंक दिया हुआ है, इनको अगर हम प्लॉट करके एक वक्र बना लें, तो ऐसे कि जब मूल्य है 2 तो मांग है 16, जब मूल्य है 3 तो मांग है 14, जब मूल्य है 4 तो मांग है 12, जब मूल्य है 5 तो मांग है 10। ऐसे तो अगर ऐसा बनेगा तो इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक वक्र ऐसे बनेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो अंक हमें मांग और मूल्य के दिए हैं हम उनका पहले एक वक्र बनाएं, पैमाने से बनाएंगे, बिल्कुल नाप के, गलत नहीं होगा। इंच सेंटीमीटर का ध्यान रखेंगे कि 1 इंच सेंटीमीटर ये कितना बराबर कितना, और सारे आंकड़े पैमाने पर बनाएंगे और फिर बिंदु प्लॉट करके उनको मिलाएंगे। अब अगर हमको कहे कि आप ये बताइए जब मांग मूल्य है 3 तो मांग की लोच कितनी है, इसका मतलब है कि अगर मूल्य 3 यहाँ आता है तो इससे संबंधित ये मांग का जो ये बिंदु होगा हम कहेंगे बताइए मांग की लोच इस बिंदु पर कितनी है। अब ये बन गया तो अब जो है एक हमको इसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचेगी। स्पर्श रेखा का मतलब होता है एक ऐसी सरल रेखा जो इस वक्र को केवल इसी बिंदु पर छुए, मतलब इस देर से बनेगी, हाथ नहीं बनती है, लेकिन मैं बनाने का प्रयास करूं तो ऐसे देखिए बनेगी। और ये कर्व को हम बना देंगे तो ये हम कर सकते हैं। एक रेखा हमको मिली, इस रेखा पर यह एक बिंदु है, और अगर मैं यहाँ लिख दूं P और यहाँ पर लिख दूं X, तो ये रेखा अगर सीधी है तो दोनों अक्षों पे जाके काटेगी। और अब कहेंगे कि इसमें एक हिस्सा होगा A से नीचे का भाग, लोअर सेक्टर, A से नीचे का भाग, और एक होगा A से ऊपर का भाग, यहां से लेके यहां तक, तो ये है A से ऊपर का भाग।
ए से नीचे का भाग कितना है, ए से लेके एक्स तक, ए के ऊपर का भाग है ए से लेके पी तक। इनको मापेंगे, जितना सेंटीमीटर जितना इंच ये आएगा उसको लिखेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये वाला हिस्सा जब हमने नापा तो आया 3 इंच का, और ऊपर वाला हिस्सा जब नापा तो आया 5 इंच का, तो मान की रोज यही बराबर हो जाएगी 3/5। 1 से कम आई। हमने कहा अगर मैं नापूं इतना आए तो एग्जैक्ट जो आप बनाएंगे जहाँ नपेंगे वो है। और मान की रोज कोई भी वक्र बना कैसे निकालता नहीं है, लेकिन एक विधि बताई गई है जैसे इस तरह से हो। आज तो आप जानते हैं, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास सारी सुविधाएं हैं। आप आंकड़े को प्लॉट करिए और आंकड़े को प्लॉट करके आप बताइए उसको सारी का कर्व बना दो, वो कर्व बना देगा। आप देख लीजिए, स्पर्श रेखा खींच देगी, फिर नाप लीजिए और नाप के निकाल लीजिए, आराम से मांग की रोज निकल जाएगी। तो मांग की रोज को हम इस विधि से जब निकालते हैं तो हम इसको कहते हैं बिंदु विधि। क्या हुआ, हमने कहा कि जो मांग के आंकड़े हमारे पास होंगे उनको पहले हम ग्राफ पेपर पर मांग का वक्र बनाएंगे। मांग पक्ष बनाने के बाद उस बिंदु को ज्ञात करेंगे जहाँ पर मांग की रोज निकालनी है। उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा के एक नीचे का भाग देखेंगे कितना है, ऊपर का भाग कितना है, नीचे के भाग में ऊपर के भाग से भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा वही मांग की रोज होगी। और अब देखिए क्या होगा, मांग की रोज कैसे आएगी। मतलब जैसे जब भी हम एक बिंदु ज्ञात करेंगे और उस बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो मान लो इस तरह की एक स्पर्श रेखा है सीधी। अब आपको बता रहे हैं कि अगर वो बिंदु बीचों बीच हो, मतलब जितना भाग नीचे उतना ही भाग ऊपर। अगर 5 इंच ऊपर 5 इंच नीचे तो 5/5 बराबर आएगा 1। इसका मतलब है कि इस बिंदु पर तो मांग की रोज आएगी 1 के बराबर। और अगर यहाँ बिंदु हो तो देखिए नीचे का भाग बड़ा, ऊपर का भाग छोटा, तो भाग देंगे तो 1 से ज्यादा आएगा। इसका मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक के बीच का ये जो पूरा सेक्टर है, इसमें कहीं भी होगी तो मांग की रोज होगी 1 से ज्यादा। इसके नीचे वाले हिस्से में मांग की रोज होगी 1 से कम, और इस बिंदु पर होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। और इस बिंदु पर होगी, देखिए इधर से बढ़ के जाएगा। और हमने कहा कि जो मांग की रोज की अंतिम स्थिति है वो इन्फिनिटी अनंत होती है, तो यहाँ पर इस बिंदु पर मांग की रोज हो जाएगी अनंत। तो इस तरह से केवल हम ये बता, जैसे अभी कुल व्यय विधि में बता रहे थे कि कुल व्यय बढ़ जाता तो मांग की रोज 1 से अधिक, कुल व्यय घट जाता तो इससे कम। तो यहाँ पर तो एग्जैक्ट आ जाएगी, नीचे के हिस्से में ऊपर के हिस्से से भाग देंगे तो पता चल जाएगा उत्तर कितना आएगा। और वो 1 के बराबर आ सकता है, 1 से कम आ सकता है, 1 से ज़्यादा आ सकता है। और इन बिंदु पर शून्य होगा, क्योंकि आप जानते हैं नीचे का भाग है शून्य और ऊपर का भाग है पूरा, तो शून्य में भाग देंगे तो आ जाएगा ये 0। और ऐसे इस बिंदु पर अनंत। तो मांग की रोज को जब हम बिंदु विधि से निकालेंगे तो इस तरह से मांग के इस स्पर्श रेखा के विभिन्न खंडों पर मांग की रोजों का अनुगणन करने पर इसी तरह की स्थितियां आएंगी। इस पर मांग की मात्रा है, इस पर मूल्य है। एक और अच्छों पर सदैव जब भी हम बनाते हैं तो लिखना नहीं भूलेंगे। तो ये तीसरी विधि हो गई बिंदु विधि। एक और विधि है बीजगणितीय विधि है, जिसमें हम मांग वक्र के समीकरण लिखते हैं। जैसे यही जो हमने आंकड़ा आपको दिया, जानबूझ के दिया है कि इस आंकड़े का अगर हम एक समीकरण बनाएं तो वो समीकरण बन के जो आएगा वो ऐसे आएगा, d बराबर 20-2p। अगर इसमें हम p बराबर 1, p बराबर 2, p बराबर 3, p बराबर 4 लिखें तो वही जो आंकड़ा यहाँ मैंने लिखा तो वही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम आंकड़े को एक लाइन में लिख सकते हैं समीकरण बना के, और इस समीकरण के आधार पर
क्योंकि अभी छोटे स्तरों पर आप सभी को डिफ्रेंशिएशन नहीं आता, जो लोग गणित नहीं पढ़े हुए हैं इंटरमीडिएट में। तो और डिफ्रेंशिएशन की एक जो क्रिया है उसमें परिवर्तन की दर को ज्ञात करते हैं, वो निकाल लेते हैं और फिर उसके निकालने के बाद ये मांग की रोज निकल जाती है। तो वो अभी बताया नहीं जाता है, हमने केवल उल्लेख कर दिया है कि ये बीजगणितीय तरीका है। इसको ऐसे करते हैं जैसे डेल्टा टी बटा टी पी ऐसे इंटू पी अपान एक्स। ये मूल्य है, ये मांग है और ये परिवर्तन की दर है। ये परिवर्तन की दर में जब हम इसका अवकलन करते हैं ये राशि 0 हो जाती है, ये -2 हो जाती है। इसका मतलब डेल्टा डी बटा डी पी बराबर है -1 2। और ये राशियाँ एक मूल्य दिया देगा, वो बता देगा। अगर p बराबर 5 तो d बराबर कितना होगा, यहाँ 5 लिखेगा, 5 गुना 10 होगा, फिर 10 का टाइम 10 तो d बराबर 10। तो अब जो ये यहाँ p अपान x लिखा हुआ है इसको हम यहाँ -2 लिखेंगे, तो ये इसकी जगह पर -2 लिखेंगे और p की जगह पर 5 लिखेंगे, d की जगह पर 10 लिखेंगे और इसको हल करेंगे। 2 5 10, 10 बटा 10 बराबर 1। ये मांग की रोज आ गई है। ये एक उदाहरण और दिखा दें। मांग की रोज सदैव धनात्मक मांग होती है इस नाते, क्योंकि इसमें ऋण आएगा जब गणितीय दृष्टि से निकालेंगे, तो इस ऋण को धन करने के लिए सूत्र में पहले ये चिन्ह लगा दिया जाता है। ये है इलास्टिसिटी मान और इस सूत्र का प्रयोग करके मांग की रोज निकाल लेते हैं। ये है बीजगणितीय विधि। तो इस तरह से मांग की रोज को निकालने का हमने आपको आज तीनों विधियों का उल्लेख किया और इसी आधार पर हम मांग की रोज निकालते हैं। सामान्यतः अनुपातिक विधि का प्रयोग करते हैं और अन्य ये विधियां हैं। और जब समीकरण में हमको अवकलन करते हैं और समीकरणों के आधार पर मांग फलन के आधार पर मांग की रोज निकालते हैं। आज का विश्लेषण यही हम समाप्त करते हैं और अगले चैप्टर पर अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद।